सुबह की चाय से लेकर नहाने तक, खाने से लेकर होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर तक हर एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है और नाम है क्या? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब भले ही नाम इंडियन हो, लेकिन ये कंपनी इंडियन नहीं है बल्कि ब्रिटिश कंपनी है जो आजादी के बाद भी हमारे देश पर राज कर रही है। सवाल ये उठता है आखिर क्यों? और आखिर भारत में तो टाटा, रिलायंस जैसी बड़ी से बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी पिछले करीबन 100 सालों से इस कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपना सिक्का जमाया हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज दुनिया के 190 देशों में अपने बिजनेस को चलाता है और आप ये मान सकते हैं कि पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का राज है, क्योंकि दुनिया में टोटल 195 तो देश ही हैं। कंपनी का कमाया हुआ 67% पैसा इंग्लैंड को जाता है। आज भारत के लगभग 10 में से 9 घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स काम में लिए जाते हैं। लेकिन इंडिया से बायकॉट होने के बाद भी देश के घर घर तक हिंदुस्तान यूनिलीवर कैसे पहुंचा, आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। साल था 1885 जब विलियम लीवर और जेम्स डॉर्बी लीवर नाम के दो भाइयों ने मिलकर लीवर ब्रदर्स नाम की साबुन बनाने की एक छोटी सी कंपनी शुरू कर दी। बाद में आगे चलकर लीवर ब्रदर्स नाम की यही कंपनी यूनिलीवर बनी। 1888 में पहली बार कोलकाता के बंदरगाह पर साबुन से भरा क्रेट जिसका नाम था सनलाइट सोप बार्स, इसको लोगों ने देखा। उसके बाद इंडिया में भी काफी तेजी से सनलाइट साबुन पॉपुलर हो गया। सन 1895 तक कंपनी ने लाइफ बॉय, पियर्स, लक्स और विम जैसे साबुन लॉन्च किए और फिर आता है साल 1930। उस समय स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था और विदेशी कंपनियों को इंडिया से बॉयकॉट का नारा दिया गया और उसी समय यूनिलीवर की साबुन की सेल्स गिरने लगी। लीवर ब्रदर्स ने गिरती सेल्स को देखकर नीदरलैंड की मार्जरन यूनी के साथ में मर्जर कर लिया और फिर यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद 1931 में लीवर ब्रदर्स ने भारत में अपनी पहली कंपनी हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की, जो कि भारत में डालडा बेच रही थी। हालांकि उस समय इसे डालडा नहीं बल्कि डारडा के नाम से बेचा जाता था और फिर आगे चलकर लीवर ब्रदर्स के एल को इसमें ऐड कर दिया गया और फिर 1937 में डालडा नाम रखा गया। लेकिन इसकी बिक्री शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि भारत की जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि घी का भी कोई अन्य विकल्प हो सकता है। अब यूनिलीवर के भारत में कदम रखने के बाद साल 1934 में यूनिलीवर ने मुंबई के सेवरी में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली ताकि स्वदेशी आंदोलन से बचा जा सके, जिससे कि बचने के लिए उन्होंने इंडियंस को भी इसमें काम करने का मौका दिया, जिससे कि इंडिया में बिजनेस करना उनके लिए आसान हो गया। उसके बाद यूनिलीवर ने अपनी तीसरी कंपनी 1935 में यूनाइटेड ट्रेडर्स के नाम से शुरू की, जो कि भारत में अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही थी और आगे चलकर 1956 में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक नई कंपनी का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। लेकिन फिर आगे चलकर साल 2007 में कंपनी ने इसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया। अब यहाँ तक पहुँचना यूनिलीवर के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि उस समय एक तरफ स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, वहीं दूसरी तरफ देश को अंग्रेजों से आजादी मिलने वाली थी और यूनिलीवर ब्रदर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो इंडिया से चले जाएं। इसीलिए उन्होंने इन तीनों कंपनियों को मर्ज कर दिया और इंडियंस को इसमें 10% की इक्विटी दे दी, ताकि ये देश में अपने पैर और फैला सकें और ऐसा करने वाली यूनिलीवर पहली कंपनी थी। अब देश की आजादी के बाद इस कंपनी ने देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आगे चलकर 1951 में प्रकाश टंडन को इंडिया में यूनिलीवर का चेयरमैन बनाया गया, ताकि कंपनी को इंडियन ब्रांड होने की छाप छोड़ी जा सके और इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इंडियन मार्केट पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक नई कंपनी के साथ मर्ज करना कंपनी ने शुरू कर दिया और फिर आता है साल 1973, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उस समय सरकार ने सोप और वनस्पति और कई सारे प्रोडक्ट्स पर प्राइस कंट्रोल पॉलिसी को लागू कर दिया, जिससे कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। लेकिन इसी के चलते कंपनी का बिजनेस इंडिया में करना काफी मुश्किल हो गया था और कंपनी को अपने प्रोडक्ट लो कॉस्ट प्राइस पर सेल करने पड़े, जिसके कारण कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब प्राइस कंट्रोल को हटाने के लिए कंपनी के चेयरमैन टी थॉमस ने आम आदमियों के लिए जनता नाम से साबुन लॉन्च कर दिया और उनकी ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। सरकार ने आगे चलकर प्राइस कंट्रोल को हटा दिया, क्योंकि टी थॉमस का कहना था कि अगर ये कुछ टाइम ऐसा ही और होता तो यूनिलीवर को इंडिया से अपना बिजनेस छोड़कर जाना पड़ सकता था। अब यूनिलीवर इस प्रॉब्लम से निकली ही थी कि उनको एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। 1970s के समय गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, जिसके तहत मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने मेजॉरिटी स्टेक्स इंडिया को देने होंगे, जिसके चलते कोका कोला और शेल जैसी कंपनीज ने इंडिया से अपना बिजनेस बंद कर दिया। लेकिन यूनिलीवर ने सरकार के कठिन नियमों पर चलना सही समझा, क्योंकि वो अपने बढ़ते बिजनेस को छोड़कर नहीं जा सकते थे। साथ ही उन्होंने सरकार को कन्विंस किया कि वो अपना 51% स्टेक कंपनी में ही रहने दें। साथ ही यूनिलीवर ने सरकार को ये भरोसा दिलाया कि वो अपने टर्नओवर का 60% पैसा
ऐसे काम पर खर्च करेंगे जिससे हमारे देश इंडिया को ही फायदा हो सके, जिसमें 10% एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में खर्च होगा। परंजपी कहते हैं कि उन्होंने सीड्स, फर्टिलाइजर, एनिमल जैसे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया, जबकि वो इस सेक्टर से बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन वो इन बिजनेस में शामिल हो गए क्योंकि ये उस समय के भारत के लिए रेलेवेंट था। साल 1951 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए फिर ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने कंपनी के लिए इंडिया में बिजनेस करने के सारे रास्ते खोल दिए। असल में सरकार ने उस समय लिबरलाइजेशन के जरिए सारे कानून हटा दिए ताकि बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर बिजनेस कर सकें, और जिसका फायदा उठाकर कंपनी ने कई सारी कंपनियों के साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करना तेजी से शुरू कर दिया। साल 1993 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी के साथ मर्जर किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल इवेंट था इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का। टाटा ऑयल मिल्स उस समय काफी लॉस में थी। कंपनी को उस समय 10.11 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जिसके बाद टाटा ऑयल मिल्स के पास यूनिलीवर के साथ मर्ज करने के अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं था। 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर और लैक्मे, जो कि टाटा की ही कंपनी थी, इन्होंने मिलकर 50-50% जॉइंट वेंचर बनाया और लैक्मे यूनिलीवर लिमिटेड की शुरुआत की। इसके बाद 1998 में लैक्मे के बचे हुए 50% स्टेक भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को दे दिए गए। ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, क्वालिटी आइसक्रीम ग्रुप, मिल्क फूड, पॉन्ड्स जैसे कई सारी कंपनीज को हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने साथ मिला लिया था ताकि वो पूरे देश के एफएमसीजी मार्केट पर कब्जा कर सके। लेकिन आगे चलकर कंपनी फिर से विवादों का हिस्सा बनी साल 2001 में। साल 2001 में तमिलनाडु के कोडाईकनाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक थर्मा फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री पर काफी सारे एनजीओ ने मरकरी से कोडाईकनाल झील को दूषित करने का आरोप लगाया, जिसके चलते कंपनी को ही बंद करना पड़ा। और साल 2007 में फीमेल्स की सबसे पसंदीदा क्रीम फेयर एंड लवली एड्स को लेकर भी काफी विवाद हुआ। इस एड में दिखाया गया था कि कैसे एक लड़की जो अपने सांवले रंग की वजह से अपनी लाइफ में हमेशा सबसे पीछे होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद वो अपनी लाइफ में काफी कुछ हासिल करती है, और इसी के चलते काफी विवाद भी हुआ, जिससे कि 2020 में जाकर इसका नाम कंपनी को चेंज करना पड़ा। 2019 में भी सर्फ एक्सेल के एड्स को लेकर भी कंपनी को काफी विवादों में रहना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी कंपनी 400 से ज्यादा ब्रांड्स की मालिक है और इनका प्रोडक्ट्स आज घर घर में इस्तेमाल किया जाता है। अब भले ही कंपनी का नाम भारतीय हो, लेकिन ये तो है एक ब्रिटिश कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कमाया हुआ 67% पैसा इंग्लैंड को ही जाता है और सिर्फ अपनी इक्विटी का मात्र 10% भारतीयों को देकर इंडिया में अपने बिजनेस को कर रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज दुनिया के 190 देशों में अपने बिजनेस को चलाता है और आप ये मान सकते हैं कि पूरी दुनिया पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का राज है, क्योंकि दुनिया में टोटल 195 तो देश ही हैं और 2023 के डेटा के अनुसार HUL कंपनी का मार्केट कैप $70.60 बिलियन का है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए।